डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। सरकार की योजनाएं, ऐप्स, पोर्टल, सभी जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचती हैं। आज हम बात करने वाले हैं मछुआरा परिवारों की। जी हाँ, हमारे देश की जो समुद्री सीमाएं हैं वो सिर्फ हमारी सुरक्षा की प्रतीक नहीं है, बल्कि इन्हीं सीमाओं से हमारे मछुआरा परिवारों का घर चलता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सही जानकारी हमारी सरकार तक भी हो ताकि योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सके। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, और वो है समुद्री मत्स्य की जनगणना, ताकि हमारे जो मछुआरे हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी सरकार के पास भी हो। कई बार आपदा की जब सिचुएशन होती है तो जानकारी के अभाव में राहत नहीं पहुंच पाती है, और सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो भी फोकस तरीके से हमारे मछुआरों तक पहुंचे, उन परिवारों तक पहुंचे। इसलिए जनगणना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस बार की जनगणना पहले से कैसे भिन्न है, कैसे इसे और बेहतर किया गया है और सटीक किया गया है ताकि कोई भी गलत डेटा सरकार तक ना पहुंचे, इनके बारे में आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचाएंगे। विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे जो आज के खास विशेषज्ञ हमारे साथ मनीष बिंदल जी हैं, संयुक्त निदेशक मत्स्य पालन विभाग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं समुद्री मत्स्य की जनगणना के बारे में, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सर, ये है क्या जो समुद्री मत्स्य की जनगणना है, इसका क्या संदर्भ है और कैसे इसे हम आसान भाषा में समझें? जैसा कि आपने बताया कि समुद्री मत्स्य की जनगणना जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं उनसे लगते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मछुआरे हैं, जो मछुआरा परिवार हैं, जी जी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनके बस्ती और गांव के आसपास या गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, फिश लैंडिंग सेंटर या फिर अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, उन्हें सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ समुचित मिल पा रहा है या नहीं, इन सब की जानकारी के लिए हमें सूक्ष्म तरीके से उनके परिवारों की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए समुद्री मत्स्य की जनगणना आवश्यक है ताकि उनके बारे में सही और उचित जानकारी समय पर भारत सरकार को मिल सके। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सिर्फ मछली पालन की या फिर उनका जो व्यवसाय है वो बेहतर हो, वहीं तक ही सीमित नहीं है। उनका हर तरह से विकास हो, एक सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे, शिक्षा पहुँचे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसलिए सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। आइए रिपोर्ट देखते हैं और विस्तार से इसे समझते हैं। समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में 31 अक्टूबर का दिन एक और इतिहास का गवाह बना। इस दिन भारत में पहली बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस गणना के परिवार चरण का आधिकारिक शुभारंभ किया। हालांकि जमीनी स्तर पर गणना का काम 3 नवंबर से शुरू हुआ। 45 दिनों तक चलने वाली इस गणना में 5000 गाँव और बस्तियों के 12 लाख मछुआरा परिवारों को शामिल किया जा रहा है। ये गाँव 9 तटवर्ती राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। परिवार चरण के दौरान मछुआरा परिवारों और मत्स्य कामगारों की गिनती हो रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि आगे चलकर इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत मछुआरे और मत्स्य किसान ही केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के हकदार होंगे। इसलिए कोशिश की जा रही है
कि एक भी मछुआरा परिवार पंजीकरण से छूटना नहीं चाहिए। इससे पहले 2005, 2010 और 2016 में भी इस तरह की गणना की गई थी। इस बार की गणना चूँकि डिजिटल है, इसलिए इसमें पहले की तुलना में ज्यादा दक्षता और सटीकता दिखाई दे रही है। इस गणना को एक नारा भी दिया गया है, स्मार्ट गणना, स्मार्ट मत्स्य पालन। आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे स्मार्ट गणना से स्मार्ट मत्स्य पालन भी होगा और एक मजबूत समाज का निर्माण भी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि समुद्री मत्स्य की जनगणना क्या इससे पहले हुई, जो कि हमने रिपोर्ट में भी कुछ बातें बताई हैं, वो किस तरह से की गई, इस बार की जनगणना कैसे बेहतर है और इससे क्या लाभ होगा। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, देखते रहे सरकार आपके साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरकार आपके साथ में। इस बार हम बात कर रहे हैं समुद्री मत्स्य की जनगणना के बारे में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये जनगणनाएं पहले भी हुई हैं, जो समुद्री मत्स्य की जनगणना की बात करें, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत फोकस किया जा रहा है। और कैसे पहले से भिन्न है, अलग कैसे है? अंजू जी, इसमें जो पहले जनगणना हुई हैं 1981, 2005, 2010, 2016 में, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के CMFRI इंस्टीट्यूट जो कि कोच्चि में स्थित है, उसने ये पहले जनगणना की थी, जिसमें पहले पेपर पर एन्यूमरेटर्स जानकारी लेते थे, बाद में पेपर से वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती थी और सत्यापन वगैरह में काफ़ी समय लगता था, जिसके बाद रिपोर्ट जनरेशन करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। जी जी। तो इसलिए इस बार ये निर्णय लिया गया कि डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके लिए 3 तरह की ऐप बनाई गई हैं। सबसे पहले व्यास नव, उसके बाद व्यास भारत और व्यास सूत्र। तो व्यास नव एप्लीकेशन ऐसी है कि उसकी वजह से हर एक परिवार की एक जियो टैगिंग की जाती है कि कौन सा परिवार कहाँ पर है। व्यास भारत ऐप ऐसी है जिसमें एन्यूमरेटर डाटा कलेक्ट करता है, जो कि सीधा व्यास सूत्र ऐप के माध्यम से सुपरवाइजर चेक करते हैं और वो एक नेशनल डाटा हब में पहुंचता है। तो डाटा कलेक्शन जो है उसका समय कम हो गया है, उससे रिपोर्ट जो बनेंगी वो जल्दी बनेंगी। जल्दी हमें रिपोर्ट मिलने से ये फ़ायदा होगा कि भारत सरकार जो जिस जगह सुविधाएं कम हैं उनके लिए त्वरित रूप से योजनाएं बना सकती है, ताकि मछुआरा परिवारों को उसका त्वरित लाभ मिले। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत फास्ट है, बहुत क्विक तरीके से किया जा रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि सर 2 महीने से कम समय में ये 45 दिनों में ये जनगणना की जा रही है, और पहले तो वर्ष लग जाते थे। तो अब बहुत आसान हो गया, बहुत सटीक हो गया। और एक जो खास बात आपने यहाँ पर बताई कि हर एक परिवार की जियो टैगिंग हो गई। जियो टैगिंग का मतलब हुआ कि ये नक्शे पर ही पता होगा सरकार को भी कि ये परिवार इस जगह पर है, जिसे आप नेविगेट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब क्या इससे पारदर्शिता बेहतर होगी, या फिर पहुंच और आसान हो जाएगी, या फिर कई बार हम देखते थे कि एक परिवार के ही अलग अलग सदस्य के नाम पर डेटा रजिस्टर हो जाया करता था। तो किस तरह का लाभ होगा इसमें? इस तरह से होगा कि जैसे जियो टैगिंग होगी, एक परिवार का पता लगेगा, उसमें विभिन्न तरह की जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके आय के स्रोत, उनकी देनदारियों का पता, परिवार से कितने सदस्य दूसरे राज्यों में गए हैं आजीविका के लिए, माइग्रेशन की स्थिति पता लगेगी। तो जब इस तरह का डाटा कलेक्ट होगा, उन्हें मछली उत्पादन में क्या सहायता मिलती है, कितना बड़ा ग्रुप है, ऐसे FFPO में से वो जुड़े हुए हैं या नहीं,
तो विभिन्न तरह की जानकारियां इसमें इकट्ठी होंगी। क्या उन्होंने, जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है भारत सरकार की, जी जी जी, उसमें कभी उनका फायदा हुआ है या नहीं, तो एनएफडीपी पे रजिस्ट्रेशन उनका है या नहीं, वो मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं नहीं, उनके पास कितनी सुविधाएं हैं, उन्हें सुविधाओं की कितनी जानकारी है। इस तरह की जानकारियां जब मिलेंगी तो उसकी वजह से ये पता लग जाएगा कि किस परिवार की क्या स्थिति है और कितने परिवारों में कितने सदस्य हैं। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि एक ही परिवार को बार बार रजिस्टर किया जा रहा है, जी, जी, जी। या कोई परिवार छूट तो नहीं रहा है। तो जियो टैगिंग का ये फायदा है कि पूर्ण रूप से सही और सटीक जानकारी हर कोई परिवार की धोखाधड़ी भी उपलब्ध नहीं होगी। होगी। और हमने पहले भी देखा सर, कई बार ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स भी आती थी कि कोई जगह का रजिस्टर तो है, पता तो है, लेकिन जब आप सर्वे करने जाए तो वो पता, वो घर ही नहीं होता था। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी चीज़ें भी होती थी। तो ये बताएं कि क्या इससे हमने नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जियो टैगिंग के अलावा जैसे ड्रोन है, तो क्या ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल की गई हैं? जी हाँ, इसमें पहली बार ड्रोन का भी उपयोग किया गया है। जैसे ट्रोल बैन के समय ड्रोन के उपयोग से मोटराइज्ड और मैकेनाइज्ड नावों की स्थिति क्या है, उनकी सही गिनती करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। बिल्कुल, यानी कितने रिसोर्सेज हैं मछुआरों के पास, कितने संसाधन हैं, इसे भी मापा गया है। इससे इसका भी पूरा जो खाका है वो हमारी सरकार के पास पहुंच रहा है, ताकि ये पता चल जाए कि कहाँ, कौन से क्षेत्र के मछुआरे या कौन से परिवार वंचित हैं, जिनको ज़्यादा सहायता देने की आवश्यकता है। तो सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये रियल टाइम में क्या सब कुछ होगा? क्या इसे हम वॉच कर पाएंगे कि जो हम डेटा एकत्रित कर रहे हैं, जो रजिस्टर किया जा रहा है, वो रियल टाइम डेटा होगा? और ये क्या होगा, कैसे होगा ये बिल्कुल रियल टाइम है। व्यास भारत जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उससे लगभग 3.5 से 4 हज़ार एन्यूमरेटर एक लोकल लेवल पे सिलेक्ट किए गए हैं, जो हर एक परिवार की जानकारी एकत्रित करेंगे, उनके गांव की स्थिति का पता करेंगे, वहां पर बोट रिपेयर यार्ड है या नहीं, फ्रिज सेंटर, कोल्ड स्टोरेज है या नहीं। तो ये सारी जानकारी जब वो इकट्ठा करेंगे, जी 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 जी, ओके, तो जब जानकारी एकत्रित करेंगे तो वो रियल टाइम पे कलेक्ट होगी और रियल टाइम पे सुपरवाइजर की एप्लीकेशन में जाएगी, सुपरवाइजर और डाटा हब में जाएगी। डाटा हब से क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि क्या जो परिवार की स्थिति जियो टैगिंग से शुरू में ली गई थी, क्या एन्यूमरेटर वहीं पर है। सुपरवाइजर चेक करेंगे कि क्या जो डाटा ली गई है, जो जानकारी एकत्रित की गई है, वो परिवार की कहीं पे गलत तो नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि परिवारों की स्थिति की जानकारी या गणना की जानकारी, जो हर एक गांव की जानकारी है, वो स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट ने भी सत्यापित की हैं। तो जब आपस में सारी चीजों में कोई त्रुटि होगी तो सुपरवाइजर भी चेक कर सकते हैं, और वो जो मुख्य डाटा हब है जो CMFRI कोची में है, जी, जी, जी। उससे भी त्रुटियों का तुरंत एक जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि यहाँ पे त्रुटि है, आप इसको चेक करके ठीक करिए, सुधार करिए। मतलब अब सुधार की प्रक्रिया भी बहुत सरल हो गई है और जल्द, मतलब काफी बहुत समय की इसमें बचत है। और देखिए, जब राहत की बात होती है, विकास की बात होती है, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब ज़्यादा समय लगता है तो विकास का प्रभाव भी इस तरीके से नहीं दिखाई देता, और जब कम समय में सही समय पर विकास से जुड़ी योजनाएं हमारे लोगों तक, हमारे मछुआरों तक पहुँचेंगी, तो निश्चित तौर पर जिस तरह का विकास होना चाहिए, जिस तरह का बदलाव होना चाहिए, वो भी हमें जल्दी दिखाई देगा। और सर, जैसे कि आप रियल टाइम डेटा की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये कंपेयर करना भी आसान रहेगा कि 6 महीने बाद या साल भर बाद उस योजना का किस तरह का फायदा उस क्षेत्र में हुआ। जी, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, उन तक सुविधाओं की सही पहुंच बनाने के लिए कम से कम इसमें मछुआरों को ये पता लगेगा कि NFDP पे रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जिसकी वजह से सरकार सुविधाएं देती हैं। इसमें हर एक परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर लिया जाएगा, जिसमें हमें आसानी होगी कि उन तक संदेश पहुंचाए जाए कि ये योजनाएं हैं। यानी बिल्कुल, तो जी जी, सरकार की पहुंच इससे मछुआरा परिवारों तक बढ़ेगी। जी, चलो, इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो
इन योजनाओं से जुड़े, इसका लाभ ले, सरकार को सहयोग करें, क्योंकि कई बार हम कुछ भ्रांतियां भी देखते हैं कि एक समाज में फैल जाती है और जो सरकार की मंशा होती है वो उस तरह से पूरी नहीं हो पाती है। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि सकारात्मक मैसेज आए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। निमोनिया सर्दी की एक आम बीमारी जो पड़ सकती है छोटे पशुओं पर भारी। लापरवाही ले सकती है पशु की जान। ऐसे में कैसे पहचाने और कैसे करें निदान? जानने के लिए देखिए भेड़ बकरियों में निमोनिया कारण एवं उपचार इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सरकार आपके साथ में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं समुद्री मत्स्य की जनगणना के बारे में। मछुआरों परिवारों तक पूरी जानकारी पहुंचे, लाभ पहुंचे, उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके, इसके लिए ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सरकार तक सही जानकारी, डेटा पहुँच सके और उसी के अनुरूप ही योजनाएं बनाई जा सके और विकास से जुड़े जो कार्य हैं वो किए जा सके। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि वो विकास किस रफ्तार से हो रहा है, ये कैसे मापा जाएगा, और दूसरा ये कि जो हमारे मछुआरे हैं वो पारंपरिक तौर पर मछली पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नवाचार है उसको भी अपनाएं। कई बार उनके मन में भ्रांतियाँ होती है कि ये क्या हो रहा है, इससे कोई हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इसी सवाल का जवाब कि मछुआरों का कैसा सहयोग होना चाहिए। जी देखिए, भारत सरकार के जितनी भी नीतियाँ हैं उनकी पहुँच सब तक अच्छे से हो, इसके लिए जब तक ग्रामीण बस्तियों से, गांवों से जानकारी नहीं मिलेगी तब तक भारत सरकार नीतियों को अच्छे से लागू नहीं कर सकती। तो जब हमारे इंस्टीट्यूट CMFRI और FSI, जो FSI 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह जनगणना कर रहा है और CMFRI 9 समुद्री राज्यों में जनगणना कर रहा है, जब परिवारों की स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगेगा, उनके पास कैसी नावें हैं, उन नावों के रख रखाव, उनके इंजन की रिपेयर की वहाँ सुविधा है या नहीं, फिश लैंडिंग सेंटर है या नहीं, उन्हें उपचार की सुविधा है, जब फिशिंग बैन होता है तो उनकी आजीविका के स्रोत क्या हैं, कैसे उनका घर परिवार का कार्य चलता है। तो इन सब की जानकारी जब तक भारत सरकार के पास नहीं होगी तो उनके लिए योजनाएं बनाना आसान नहीं होगा। और जानकारी होने से ये फायदा है कि भारत और राज्य सरकारें मिलकर अंतिम छोर तक सुविधाएं पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए ये जानकारी उपलब्ध कराना, ये सही जानकारी उपलब्ध कराना ये सबके लिए आवश्यक है, ताकि एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़े, एक दूसरे का सहयोग मिले, तभी उन चीजों का फायदा आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। जी। अब दूसरा सवाल कि कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ ये जनगणना हुई थी उस उद्देश्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, या हम जो उम्मीद की गई थी वो परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तब CMFRI FSI से कुल 14 तरह की रिपोर्ट मिलेंगी, हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो हमारी समुद्री सीमा से सटे हुए हैं, और एक पूरे भारत के लिए। जब रिपोर्ट जल्दी मिलेंगी तो उसके बाद नीति योजना में मदद मिलेगी, जैसे PMMSY, ब्लू इकोनॉमी और जियो रेफरेंस डाटाबेस की मदद से नीति योजना बनेगी, किस जगह पे कितनी सुविधाओं की पहुंच आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा, जैसे हार्बर, कोल्ड चेन, सैनिटेशन और सेफ्टी अपग्रेडेशन, इस तरह की चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया जाएगा। आजीविका संवर्धन किया जा सकता है इससे कि जिन परिवारों की आय कम है या जिन्हें अपने स्वास्थ्य, शिक्षा की वजह से उन नई तकनीकों की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है भारत सरकार की ओर से।
इसकी वजह से दक्षता और पारदर्शिता आएगी कार्य करने में, कि सब तक समय से जानकारी पहुंचेगी मछुआरों के पास, समुद्र में कब तूफान आ रहा है, कब हमें किस सिचुएशन में कैसे मछली पालन करना चाहिए, किस तरह के नेट होने चाहिए, नावों में कैसे सुधार करना है, नाव अगर खराब हो जाती है कैसे ठीक करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मछली उत्पादन के बाद उनको फ्रेश रखने के लिए, उनको ताजा रखने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है तो वो ट्रेनिंग्स का भी योजना भारत सरकार बना सकती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 उनका विजन है, उसके अनुसार यही है कि अगर हमारे पास रियल टाइम डाटा होगा तो उस रियल टाइम डाटा के बेस पे तीव्र भारत सरकार कार्यवाही करके योजनाओं का या फिर योजनाओं की पहुंचा पहुंच सकेगी। हाँ, अंतिम छोर तक पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि चलिए ये तो बात हुई योजनाओं की, लेकिन कई बार मौसम विभाग के भी अलर्ट्स होते हैं, जैसे समुद्र में कब तेज हवाएं चल रही हैं और एक चेतावनी, हाँ, तूफान चल रही, समुद्री हवाएं चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, या फिर कोई साइक्लोन आ रहा है, और उस वक्त इन इलाकों को खाली भी कराना पड़ता है, और या फिर समुद्रों के लिए चेतावनी भी, मछुआरों के लिए चेतावनी होती है कि वो समंदर में ना जाए। तो क्या इस तरह की डेटा से, जनगणना से, एक तो ये कि राहत पहुंचाने में भी लाभ होगा और ये आपदा वाली सिचुएशन में भी फायदा रहेगा? जी, जब हर परिवार की जानकारी उपलब्ध होगी, हर एक द्वीप समूह में, हर एक राज्य के समुद्री सीमाओं पर हर परिवार की जानकारी, जिसमें ये इकट्ठा किया जा रहा है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। तो जब हमारे पास मोबाइल नंबर होंगे तो इस तरह के अलर्ट्स संदेश के माध्यम से तुरंत पहुंचाए जा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो जो डिजिटल वर्ल्ड की बात की जा रही है वो हर क्षेत्र में दिखाई दे, उसका प्रभाव हर क्षेत्र, चाहे किसान हो, मछुआरे हो, पशुपालक हो या आम नागरिक हो, हर कोई इससे जुड़े और इसका लाभ मिले। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जब तुरंत लाभ पहुँचाने की या राहत पहुँचाने की आवश्यकता होती है, तब इस तरह का डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक समान विकास करने की भी जो एक हमारी सरकार का विजन है, जो कोशिश है कि हर व्यक्ति का, हर अंतिम व्यक्ति का विकास हो, वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये जनगणना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि CMFRI FSI जो भारत सरकार की ओर से सर्वे कर रहे हैं, उसमें हर एक गांव में जो लोकल पर्सन है उन्हीं को एन्यूमरेटर लगाया गया है, ताकि उनको आपस में बात करने में दिक्कत ना हो, और गांव या जो बस्ती है अपने ही मतलब एक तरह से अपने समुदाय का अगर कोई व्यक्ति उनसे जानकारी लेना है तो वो सहज होगा। तो इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। ये सभी भारतीय लोगों के अच्छे भविष्य के लिए बिल्कुल भारत सरकार ये जनगणना करा रही है, तो सबको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको बताया समुद्री मात्स्यिकी जनगणना के बारे में, यानी जो हमारे मछुआरा परिवार हैं उनकी जनगणना, उनके बारे में, उनका सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की कमियां हैं या कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनके व्यवसाय को और कैसे बेहतर किया जाए, कैसे नई तकनीक से जोड़ा जाए, ये तभी संभव होगा जब पूरा डेटा, जनगणना हमारी सरकार के पास होगी। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि जो हमारे मछुआरे भाई हैं वो पूरा सहयोग भी करें। और चलते चलते आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सवाल है, या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना पर भी हम सरकार आपके साथ लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkar@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, वॉल पर लिखकर, या फिर मैसेंजर के माध्यम से आप अपने सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें, यानी सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें, इस पर अपनी बात रिकॉर्ड करें, सुझाव हो या फिर कोई और बात हो जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं तो वो भी आप हमें बताएं, उससे जुड़ी योजनाएं भी हम कार्यक्रम में लेकर आएंगे। फिलहाल
आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप सरकार आपके साथ हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ के अगले अंक में एक और योजना का पूरा सार लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे